फरवरी 2024 के सेकेंड वीक में उत्तराखंड स्टेट की गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को असेंबली में पास किया था। इस तरह से उत्तराखंड इंडिया का वो पहला स्टेट हो गया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज कर रहा है। इस बिल को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ये इसलिए ज़रूरी है इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे एंगल्स को डिस्कस करेंगे, जैसा ये बिल क्या है और किसके लिए ये बिल अप्लीकेबल है, और सबसे खास बात इस बिल में लिव इन रिलेशनशिप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और पॉलीगमी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिवोर्स का क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही इनहेरिटेंस जो हम लोग अक्सर मानते हैं कि विरासत, और इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ पे इस बिल में क्या कहा गया और एक्सपर्ट्स इस बिल पर क्या बता रहे हैं, इस कानून पर क्या उनकी राय जाहिर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट, मुख्तसर अंदाज में पढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और जनरल स्टडीज़ पर जो अलग अलग टॉपिक्स है उन पर जो मैं ये सीरीज़ कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश है कि इसको अप्रिशिएट करिए। तो सबसे पहले व्हाट इज द स्टोरी, मामला क्या है। तो आपको मालूम है 7 फरवरी को उत्तराखंड असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया था और ये हमारे मुल्क की पहली रियासत बन गई। तो ये मामला है। सेकंड थिंग ये है कि ये बिल अप्लीकेबल किन पर है। तो जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं उन तमाम के लिए ये अप्लीकेबल है। जो लोग उत्तराखंड के नहीं हैं उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये जहन में रखिए कि उत्तराखंड के तमाम रेसिडेंट्स पर ये बिल लागू रहेगा, लेकिन जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है उस स्टेट की, जो कि 2.9% ऑफ द पॉपुलेशन है, उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ये है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तब आपको मालूम है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब बहुत ही आसान अंदाज में ये है कि एक रियासत आइडियल बनने के लिए, मिसाली बनने के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पे बताई गई कि एक मिसाली रियासत कैसी होनी चाहिए, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा गया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनके सेक्शन 44 से लिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि उसमें ही जो है ये बात है कि तमाम सिटीजन्स के लिए एक ही तरह का कानून होना चाहिए, उसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से इसको लिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है नाफिजुल अमल है, क्या मतलब ये नॉट एनफोर्सेबल है, लेकिन एक आइडियल रियासत बनने के लिए उनको नाफिज कर, एक मतलब एक आइडियाज हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब जहाँ पे गाँव कशी नहीं होना चाहिए, काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे उसमें यह भी बताया गया कि जो लोग हैं एक उम्र को पहुंच जाते उनके लिए पेंशन देना चाहिए। इस तरह कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। उसी में यह बात है कि तमाम शहरियों के लिए एक ही तरह का सिविल लॉ होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे ये है। तो अब यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस पे लोग बहस कर रहे हैं वो लिव इन रिलेशनशिप है। लिव इन रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप कई लोगों को देखे होंगे शादी तो नहीं करते लेकिन साथ में रहते। मैं 2017 में दिल्ली में चंद महीनों के लिए जॉब कर रहा था, तो वहां पे देखा, उससे पहले मैं कभी भी नहीं देखा लिव इन रिलेशनशिप। वहां पे देखा कि अलग अलग स्टेट्स के लोग आके रहते, लड़के लड़कियां रहते, तो वहां पे वो लोग साथ में रहते, शादी नहीं करते बट साथ में रहते। तो उस मामले पे लिव इन रिलेशनशिप्स पे यहाँ पे इस कानून में कुछ खास बातें बताई गई। वो ये है कि एक ऑब्लिगेशन, एक ज़रूरी करार दिया गया कि जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते वो लोग जो है बाज़ाब्ता उसका रजिस्ट्रेशन कराए। तो कैसा रजिस्ट्रेशन कराना, उसको उस सिलसिले में लोगों को एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। और ये जो है यहाँ पे ये रहता कि पार्टनर्स जो है अगर 21 साल से कम उम्र के अगर हैं, 21 साल से कम उम्र के हैं, तो उस सिलसिले में वो डिक्लेरेशन जो है उनके पेरेंट्स या गार्डियंस को भेजना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा, एक अहम नुक्ता है इस बिल का। इसके अलावा जो रजिस्ट्रार रहता, जो रजिस्ट्रेशन करता, उन क्या करता, एक समरी इंक्वायरी करता कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स एक साथ रह रहे हैं बगैर मैरिज के, ये लोग जो है प्रोहिबिटेड कैटेगरी में न रहना। तो प्रोहिबिटेड कैटेगरी से मुराद क्या है कि दोनों में से कोई एक भी शादीशुदा नहीं रहना, या किसी और रिश्ते में नहीं रहना, या दोनों में से कोई एक भी जो है माइनर नहीं रहना, या ये सब चीज़ें जो है प्रोहिबिटेड कैटेगरीज में है, तो वो नहीं रहना बोल के इंश्योर करेगा रजिस्ट्रार। तो ये बात यहाँ पे याद रखिए। और अगर वो दोनों जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते अगर 1 महीना भी बगैर रजिस्ट्रेशन के गुजारेंगे, तो इस सूरत में उन लोगों को 3 महीने की जेल या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का फाइन डाला जाएगा, उन जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे, झूठे मालूमात देंगे, तो उस सूरत में भी जो है यही 3 महीनों का जेल या फिर 25,000 रुपये तक का जुर्माना उन पर आयद हो सकता। इसी तरह इस बिल में पॉलीगमी आप जानते हैं कि एक मैरिज रिलेशनशिप में कोई भी पार्टनर है, फिर उसके बावजूद दूसरी शादी करना। पॉलीगैमी मतलब दूसरी शादी, मतलब शादी में रहते हुए, निकाह में रहते हुए, मैरिज में रहते हुए दूसरी शादी करना। तो पॉलीगैमी को बिल्कुल इसमें जो है गैर कानूनी करार दिया गया। मतलब यहाँ पे ये बात बताई गई, इसको दूसरे अंदाज में कैसा बताया मैं आपको बताता हूँ कि एक
जो वैलिड मैरिज वही रहेगा जिसमें दोनों में से एक, जो भी जो दोनों पार्टनर्स रहते जो शादी कर रहे, वो लोग किसी और मैरिज रिलेशनशिप में नहीं रहना। अगर रहे तो फिर उसको हम लोग वैलिड मैरिज कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये बात क्लियर है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों में से कोई एक शादीशुदा है तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे ये है मैरिज रजिस्ट्रेशन का। ये इस बिल में खासतौर पर जिक्र किया गया कि जब भी शादी होती 60 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और यहाँ पे ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं रहता कि शादी गैर कानूनी है, मगर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी रहता। और अगर नहीं कराने की सूरत में, ये जो 60 डेज है इसके अंदर नहीं कराने की सूरत में 10,000 रुपए की पेनाल्टी, फॉल्स मतलब अगर नहीं रजिस्ट्रेशन कराए तो 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता। अगर कोई गलत मालूमात फराहम करने की सूरत में 25,000 रुपए का जुर्माना उन पर आयद हो सकता। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिवोर्स का प्रोसेस क्या है, तो तलाक का मसला कैसा है, अलहदगी का मामला क्या है। तो यहाँ पे ये बात है कि अलहदगी की एक ही शक्ल है, वो ये है कोर्ट। कोर्ट के अलावा जो भी प्रोसेस रहता है डिवोर्स का वो गैर कानूनी है। ये बात आप याद रखिए। अब आप पूछेंगे विदाउट कोर्ट के भी जो है डिवोर्स होता क्या? बिल्कुल होता। कई लोग क्या करते कि एडवोकेट के जरिए एक लीगल नोटिस भेजते और वहां से तलाक करा लेते, या दो पार्टीज भी जाते, मतलब जो भी हस्बैंड वाइफ है ये दोनों जाते, जाके जो है एक जो है नोटरी बना लेते कि हम लोग अलग हो जा रहे हैं, ये शरायत है, ऐसा भी अलग हो जाते, ऐसे भी तरीके हैं। बट यहाँ पे ये बताया गया कि सिर्फ डिवोर्स जो हो सकता है वो सिर्फ कोर्ट के जरिए से हो सकता है। और एक चीज यहाँ पे है इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस काफी ज्यादा पेचीदा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि जो विरासत, जो जायदाद किसी का इंतकाल हो जाता बाप का, तो उसकी जो जायदाद तकसीम होती उसकी तकसीम अलग अलग एतबार से है। बेटा है तो इतना मिलता, बेटी है तो इतना मिलता। अब ये सब खत्म, हर एक को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, वो विरासत से रिलेटेड जो है इस कानून में बताया गया। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि कुछ रिलेशंस हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ अभी। फर्स्ट लाइन रिलेशंस जो रहते, जो बेटा बेटी इस तरह से, उन सबको जो है बराबरी का हिस्सा मिलना। ऐसा नहीं है कि बेटी है तो आधा हिस्सा मिलता, बेटा है तो उसका डबल मिलता, ऐसा कुछ नहीं है, या उसको बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे और एक चीज़ क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पे जो है इस कानून का क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे ये है कि कुछ चीज़ें हैं जैसा निकाह, इद्दत, ट्रिपल तलाक, इन सबको जो है इस बिल के जरिए क्रिमिनलाइज कर दिया गया। लेकिन इसमें खास तौर पे नाम नहीं लिया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरिया, लेकिन ऐसा बताया गया कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रैक्टिसेस का नाम लेते हुए जो भी तरीके बताए गए उनको जो है, मतलब जैसा कि दूसरी शादी का मसला रहता, या इसी तरह निकाह हलाला पे बात की गई, उसको दूसरे अंदाज में बताया गया। इसी तरह जो है ट्रिपल तलाक, इन सबको जो है क्रिमिनलाइज एक्ट बताया गया। तो अब यहाँ पे आखिरी बात यह है कि एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन है इसके अंदर। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि वो द हिंदू के आर्टिकल से मैं ये बता रहा हूँ, तो एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है आलोक प्रसन्ना कुमार। इन्हों जो है लीगल पॉलिसी एक्सपर्ट है। इनका ये बताना है कि जो लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को जो मैंडेटरी करार दिया गया, ये जो है एक तरह से फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। यानी जो आप चाहते प्राइवेसी, उस चूंकि वो एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, इसके खिलाफ है। तो उनकी ये राय है, और अक्सर लोग भी इसी बात पे अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि मतलब लिव इन रिलेशनशिप पे जो है इसको रजिस्ट्रेशन जरूरी करार दिया गया, तो एक तरह से प्राइवेसी के खिलाफ है। तो कई लोग इस पर बात करें। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये मेरा पहला वीडियो है, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।